हेलो एवरीवन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब कुछ ठीक है। आप सब लोगों को पता होगा कि हमने एक पॉलिटी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, दैट इज़ अ कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। तो जो लोग नए आए हैं उनके लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। आई एम रश्मिता साहू। आई हैव बीन सेलेक्टेड एज पुलिस सब इंस्पेक्टर in 2018 through MPSC examination, and in 2019 I have appeared for class 1 interview of MPSC examination. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्टली बाय एसएसबी इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, आप ये वीडियो सीरीज कंटिन्यूएशन में देखिए सो दैट आपका कोई भी चैप्टर स्किप ना हो, एंड ट्राई टू मेक आउट योर नोट्स। ओके, जितना नोट्स बनाओगे उतना ही आपको रिवीजन के लिए इसका यूज होगा। ओके, आज हम चैप्टर जो देखेंगे दैट इज फेडरल सिस्टम। ओके, फेडरल सिस्टम एग्जैक्टली हमने जो पहला चैप्टर देखा था दैट इन द पार्ट 2 सिस्टम गवर्नमेंट में इट वाज पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो अभी हम देखेंगे फेडरल सिस्टम। व्हाट एग्जैक्टली फेडरल सिस्टम मीन्स? इट इज़ अ यूनिटरी गवर्नमेंट इन विच ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट। ठीक है, वो एक क्या है? इट इज़ अ यूनिटरी गवर्नमेंट, राइट? ओके, a federal government is a one in which the powers are divided between the national गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको याद कैसे रखना है? फेडरल गवर्नमेंट जब भी कुछ भी आप देखोगे फेडरल गवर्नमेंट को रिलेटेड, ओके, एट दैट टाइम फेडरल गवर्नमेंट मीन्स आप जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा होता है, दैट विल बी अ फेडरल गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट हम कहाँ देख सकते हैं? वी कैन सी फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट इन यूएस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। दिस आर सम एग्जांपल्स। आपको ये थोड़े एग्जांपल्स माइंड में रखने होंगे कि यहाँ पर फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट दिखाई देता है। ओके, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटाली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन, यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट होती है? यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये थोड़े बहुत आपको एग्जांपल्स यूनिटरी और फेडरल के याद रखने हैं। हम लोग इसको डिटेल में आगे देखते हैं। इन अ फेडरल मॉडल द नेशनल गवर्नमेंट इज नोन एज फेडरल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे कि हमारे इंडिया में हम बोलते हैं ना कि आ गवर्नमेंट इज व्हाट? अ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंटर की होती है। एंड जो रीजनल गवर्नमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट आर स्टेट गवर्नमेंट, है ना? ओके, तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे सम फीचर्स। ओके, मतलब कंपेयर करके हम फेडरल और यूनिटरी के फीचर्स को कंपेयर करेंगे और इसका डिटेल हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं। ओके, फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है? ड्यूअल गवर्नमेंट होता है, दैट इज नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। लेकिन यूनिटरी में क्या है? ओनली अ सिंगल गवर्नमेंट, दैट इज नेशनल गवर्नमेंट विच मे क्रिएट रीजनल गवर्नमेंट। अगर जरूरत पड़ने पर वो क्या करेगी? स्टेट गवर्नमेंट्स क्रिएट करेगी। ओके, फेडरल गवर्नमेंट जैसे कि हमारा इंडियन का कंट्री है तो वहाँ पे एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है और बाय कैमरल लेजिस्लेचर है। मतलब कोई स्टेट्स में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन यूनिटरी में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन लिखा भी हो सकता है और मतलब अलिखित हो सकता है, मतलब रिटर्न और अनरिटर्न। जैसे कि रिटर्न है फ्रांस में और अनरिटर्न है ब्रिटेन में। एग्जाम्पल्स, वहाँ पे बाय कैमरल भी हो सकती है और यूनिकैमरल भी हो सकती है। ओके, और फेडरल में क्या होगा? जो भी पावर्स है दैट विल बी डिवाइडेड इन व्हाट? नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, मतलब डिवीजन ऑफ पावर्स विल बी देयर। यहाँ पे यूनिटरी में देयर विल नॉट बी एनी डिवीजन ऑफ पावर्स। ओके, फेडरल गवर्नमेंट में देयर विल बी अ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बोलेगा वह सही होगा। ओके, यूनिटरी में ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम, लाइक जापान में जो कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना जाता है, और ब्रिटेन में क्या हो? इट इज़ नॉट अ सुप्रीम, मतलब मे नॉट बी सुप्रीम। ओके, फेडरल गवर्नमेंट में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब अमेंडमेंट्स करने के लिए बहुत से टर्म्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है। बट यूनिटरी में रिजिड भी हो सकता है या फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। फेडरल में इट इज़ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, मतलब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उसके बाद सब कोर्ट्स। ओके, लेकिन यहाँ पे यूनिटरी में क्या होता है? जुडिशरी में बी इंडिपेंडेंट और नॉट बी इंडिपेंडेंट। ओके, फाइन। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल सिस्टम। जैसे मैंने बोला था हमारा गवर्नमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, द फ्रेमर्स एडॉप्टेड, मतलब हमने फेडरल सिस्टम एडॉप्ट क्यों किया था? बिकॉज ऑफ टू मेन रीजन। हमारा जो कंट्री का जो लार्ज साइज है और उसकी जो सोशल डाइवर्सिटी है, सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, इसीलिए हमने फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया था। They realize that the federal system not only ensures the efficient governance but also reconciles national unity with regional autonomy.
मतलब उनको ऐसे रियलाइज़ हुआ था कि ये फेडरल सिस्टम सिर्फ गवर्नमेंट की एफिशिएंसी, मतलब जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से रन करने के लिए ही नहीं, बल्कि वो एक नेशनल यूनिटी विथ रीजनल हार्मनी एंड रीजनल एटोनॉमी मेंटेन होगा इससे। ओके, तो हमने हमने पहले आई थिंक सेकेंड चैप्टर में देखा था, मेकिंग सॉरी यूनियन एंड टेरिटरीज चैप्टर में देखा था कि इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमॉन्ग द स्टेट्स, मतलब स्टेट्स का एग्रीमेंट बन के हमारा फेडरेशन नहीं बना था, बट अमेरिकन फेडरेशन में ऐसे हुआ था। और हमने ये भी देखा था कि स्टेट्स की ऐसी कोई उनको राइट्स नहीं है कि वो खुद से यूनियन से अलग हो, मतलब इंडिया से वो अलग हो, दे डोंट हैव दैट राइट्स। ठीक है, okay, that is why the federation is what union, because it is indestructible। यहाँ पे कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, states cannot destruct themselves। The Indian federal model is based on what Canadian model। point to be noted, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन फेडरल सिस्टम कौन से मॉडल पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन कैनेडियन मॉडल एंड नॉट ऑन अमेरिकन मॉडल। ओके, जहाँ पे सेंटर को, कनाडा में सेंटर को बहुत सा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, वैसे हमारे इंडियन सिस्टम में है। ओके, अभी हम लोग फेडरल फीचर्स देखेंगे। फर्स्ट ऑफ द फ्यूचर इज ड्यूअल पॉलिटी, जैसे कि हमने बोला कि यूनियन में भी जो है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट्स में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है। द यूनियन गवर्नमेंट डील्स विथ मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशन एंड सो ऑन। और स्टेट गवर्नमेंट क्या डील करेगा, with the matters of regional and local importance like public order, agriculture, health, local government and etc। ओके, तो ये एक फीचर हो गया फेडरल फीचर, ड्यूअल पॉलिटी। द नेक्स्ट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे कि आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, इट इज नॉट ओनली अ रिटन डॉक्यूमेंट बट ऑल्सो द लेंथीएस्ट, हमने ये भी पढ़ा था फीचर्स में। इट कंटेंट ओरिजिनली कितने थे, ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे एंड 22 पार्ट्स थे। अभी कितना है, we have 465 articles divided into 25 parts and 12 schedules, है ना, right। it specifies the structures, organization, powers and functions, मतलब जहाँ जहाँ पे उसका स्पेसिफिकेशन दिया गया है कि इसके सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, वो कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये कब कैसे हुआ है, सब इसलिए हुआ है कि बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट, अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इट अवॉइड्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, पॉइंट। नेक्स्ट फीचर इज डिवीजन ऑफ पावर्स। अभी देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स द पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। हमें पता है इंडियन गवर्नमेंट में क्या होता है, सेंटर की अलग पावर्स होती है और वो कुछ पावर्स स्टेट्स को भी देते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा जाता है। यहाँ पे जो लिस्ट दी है यूनियन लिस्ट, अभी इसमें 98 सब्जेक्ट्स है, ओरिजिनली देवर 97। स्टेट लिस्ट में अभी 59 है, ओरिजिनली देवर 66। कॉन्करेंट में अभी 52 है, ओरिजिनली देवर जस्ट 47। ये पॉइंट पूछा जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइनर में। ओके, और इसके लिस्ट में जो दिए हैं ना, आपको ये एक बार बुक में देखना होगा कि कौन सी जो लिस्ट है वो कौन से लिस्ट में आती है, कौन सा फीचर है वो कौन से लिस्ट में आती है। लाइक डिफेंस हो गया, पुलिस हो गया, ओके, एंटरटेनमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, ये हमको डिफ्रेंशिएट करना है। वी विल बी सीइंग इट इन द सेंटर स्टेट रिलेशंस। ओके, both the center and the states can make laws on the subject of the concurrent list। concurrent is made for both center and the state, but in the case of conflict the central law prevails। अगर कुछ मतलब ऐसी स्थिति आती है जबकि सेंटर और स्टेट में कुछ झगड़े, फाइट्स होते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल का सुना जाएगा, सेंट्रल विल बी गिवन इंपॉर्टेंस। और द रेसिडरी सब्जेक्ट्स जो है, ओके, दे आर गिवन टू whom, दे आर गिवन टू सेंटर। दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। The next is supremacy of the constitution। The constitution is supreme law of the land। The law enacted by the center and the states must conform to its provision। आपको पता है सुप्रीमेसी, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को क्या मानते हैं, सुप्रीम मानते हैं। ओके, thus the organs of the government at both the levels must operate within the jurisdiction prescribed by the कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब किया है, जैसे उन्होंने जुरिडिक्शन मेंटेन की है, वैसे ही लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ये सब क्या होना चाहिए, साथ में चलने चाहिए। ओके, अभी हम दूसरा फीचर देखेंगे, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। जब मैंने एक वीडियो लेक्चर लिया था अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें मैंने आपको बताया था कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली
उसका मतलब क्या है। तो रिजिड मतलब क्या है ना, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है, जब भी हमको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करने हैं, एट दैट टाइम क्या होता है कि यू हैव टू गो विथ ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, जो कि बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, मैंने आपको ये पॉइंट बार बार बताया था। सो प्लीज़ गो विद दैट सीरीज, मतलब आप सीरीज को अच्छे से देखो, आपको सब ये पॉइंट्स लिंक होंगे, ओके। So the constitution is rigid to the extent that those provisions which are concerned with the federal structure, फेडरल स्ट्रक्चर से जो भी है, इट कैन बी अमेंडेड बाय ओनली अ जॉइंट एक्शन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट। मैंने ये अमेंडमेंट चैप्टर में बताया था और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो such provisions require further amendment of special majority of the parliament and also an approval of half of the state legislatures। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी कोई फेडरल रिलेटेड होता है, फेडरल स्ट्रक्चर को अगर चेंज करना है, एट दैट टाइम वी नीड द मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर्स, ओके। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। अभी देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो हमारा सबका हेड है, ओके। टू प्रोटेक्ट वॉट, टू प्रोटेक्ट द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स वेरियस मेजर्स लाइक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर टू जजेस, फिक्स सर्विस कंडीशंस एंड सो ऑन टू मेक द जुडिशियरी इंडिपेंडेंट, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे आर इंडिपेंडेंट, लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ओके। नेक्स्ट इज बाइकैमरलिज्म। जैसे कि हमने फीचर्स में देखा था स्टार्टिंग में टेबल फॉर्म में, तो वी हैव बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। द राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन वाइल लोकसभा रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। द राज्यसभा इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फेडरल इक्विलिब्रियम बाय प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स अगेंस्ट द अनड्यू इंटरफियरेंस ऑफ सेंटर, ठीक है। बाइकैमरलिज्म होता है मतलब दोनों हाउसेस को, हमको कोई भी काम करने के पहले, हमको इन सेंस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि कुछ भी काम हो तो दोनों हाउसेस का परमिशन लेना पड़ता है। दैट पॉइंट इज डिफरेंट कि लोकसभा में ज़्यादा पावर्स होते हैं, राज्यसभा में थोड़े पावर्स कम होते हैं, ओके। द नेक्स्ट इज यूनिटरी फीचर्स। अभी हमने जो देखा था दैट वेर फेडरल, अभी यूनिटरी फीचर्स देखेंगे। यूनिटरी फीचर्स में पहला क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंटर। द डिविजन ऑफ पावर्स इज इन द फेवर ऑफ सेंटर एंड हाईली inequitable from the federal angle. Firstly, the union list contains more subjects than the state list, है ना। Secondly, the more important subjects have been included in the union list. Thirdly, the center has overriding authority over the concurrent list. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंटर, स्ट्रॉन्ग सेंटर बताया जा रहा है, और जो भी है हर चीज को सेंटर को पूछना है, हर चीज को सेंटर को पूछना है। सो दिस इज वन फीचर ऑफ यूनिटरी फीचर, अकेला। दिस फीचर्स of the residuary have been left with the centers, while in USA they are vested in the states. Thus the constitution has made the center very strong, ठीक है। ये एक यूनिटरी फीचर हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। द नेक्स्ट इज स्टेट्स, दे आर नॉट इंडिस्ट्रिक्टिबल। हमने जब चैप्टर आई थिंक यूनियन एंड टेरिटरीज देखा था, आर्टिकल 3 के हिसाब से हमने ये देखा था कि द पार्लियामेंट जो है वो, उसको अगर कोई भी बाउंड्रीज चेंज करनी है, या तो एरिया चेंज करना है या नेम चेंज करना है, एट दैट टाइम इट विल बी डूइंग इट विथ ओनली अ सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। उसको स्पेशल मेजोरिटी नहीं लगती है, ओनली सिंपल मेजोरिटी। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इंडियन फेडरेशन इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। यूनियन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट स्टेट्स को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय करना इन सेंस व्हाट, डिस्ट्रॉय करना मतलब छोटे मोटे स्टेट्स का हम लोग नाम चेंज करके उसको यूनियन में डाल सकते हैं, वॉट एवर। स्टेट्स कैन बी चेंज बट यूनियन को हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन अमेरिकन फेडरेशन में क्या है, अमेरिकन फेडरेशन में यूनियन को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो, स्टेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो। पॉइंट टू बी नोटेड, क्वेश्चन विल ऑलवेज बी आस्क्ड हियर, ओके। नेक्स्ट इज सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। Usually in a federation, the states have the right to frame their own constitution separate from that of the center. लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा है क्या, नहीं है। हमारे इंडिया में स्टेट्स को ऐसा कोई पावर नहीं दिया। ऐसा है क्या कि तेलंगाना गवर्नमेंट अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन करती है, केरला गवर्नमेंट खुद का मेंटेन करती है, पंजाब गवर्नमेंट खुद का मेंटेन करती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओनली अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर, ओके। The Constitution of India embodies not only the Constitution of the center but also those of states. सिर्फ सेंटर के लिए नहीं, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन जो भी हमारा लिखा गया है, इट इज़ फॉर ऑल्सो स्टेट्स। Both the center and the states must operate with a single frame. The only exception in this regard is the case of
जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अभी जो है, अभी देयर आर सम चेंजेस, अभी जम्मू एंड कश्मीर को भी यहाँ पे क्या होता है, सिंगल फ्रेम में भी लाया गया है विथ सम चेंजेस। ओके, flexibility of the constitution. The process of constitutional amendment is less rigid. The bulk of the constitution can be amended by the unilateral action of the parliament, either by simple majority or by special majority. ठीक है, मतलब मैंने आपको बताया था, जब अमेंडमेंट चैप्टर हमने देखा था तब मैंने आपको बताया था कोई सिंपल मेजोरिटी से होती है, कोई स्पेशल मेजोरिटी होती है, कोई रैटिफिकेशन से होती है जो स्टेट लेजिस्लेचर का लिया जाता है. सो देर आर सम फ्लेक्सिबिलिटीज. ओके, the power to initiate an amendment of the constitution lies only with the center. ठीक है, पावर मतलब जब भी कुछ अमेंडमेंट करना है ना, तो ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी नहीं होती है. पॉइंट टू बी नोटेड, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है मल्टीपल लाइनर्स में. लेकिन यूएस में क्या होता है, द स्टेट कैन ऑल्सो प्रपोज अमेंडमेंट्स. मतलब इसमें आपको याद ऐसे रखना है कि जब भी कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं तो वो सिर्फ, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ पार्लियामेंट में ही हो सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स में नहीं होते हैं. ओके, आई होप यू ऑल आर गोइंग विद दिस. The next is no equality of state representation. अभी देखो, the states are given representations in the राज्य सभा on the basis of the population. जहाँ पे ज़्यादा population होगा वहाँ पे सीट्स ज़्यादा होंगी. जैसे कि यूपी का population बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे सीट्स ज़्यादा है. ठीक है, लाइक वाइज सिक्किम का population कम है, नागालैंड का कम है, यहाँ पे कम population कम है, इसीलिए राज्यसभा में वहाँ पे सीट्स कम दिए जाती है. ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड. लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं होता है. देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द अपर हाउस. वहाँ पे हर स्टेट, जितने भी स्टेट्स हैं ना, उतने स्टेट्स में अगर किसी को 20 सीट्स दिए है तो हर स्टेट्स में 20 सीट्स ही है. बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है. दस द अमेरिकन सेनेट हैज़ 100 मेंबर्स, 2 फ्रॉम ईच स्टेट. ठीक है, देखा कितने हैं, हर स्टेट में 2 मेंबर्स को दिया गया है. दिस प्रिंसिपल इज रिगार्डेड एज द सेफ गार्ड फॉर स्मॉलर स्टेट्स. मतलब ऐसा नहीं, हमारे पास कैसा है, बड़ा स्टेट रहा तो ज़्यादा सीट्स होंगे और छोटा स्टेट रहा तो उसको पॉपुलेशन के हिसाब से कम सीट्स मिलेंगे. emergency provisions. ठीक है, the constitution stipulates 3 types of emergencies: national, state and financial emergency. During an emergency के दौरान क्या होता है, the central government becomes powerful. ये याद रखना है. and states go into the total control of center. central government बहुत पावरफुल होती है और जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करने लगती है. ओके, इट कन्वर्ट्स. इमरजेंसी लागू होती है तब क्या होता है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी में चेंज होता है. पॉइंट टू बी नोटेड गाइज, ये पॉइंट भी क्वेश्चन हमेशा आता है कि व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग इमरजेंसी. तो इमरजेंसी के दौरान क्या होता है, इमरजेंसी के दौरान जो भी हमने फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल फीचर्स देखे थे, दैट विल बी गोइंग इनटू द टोटल यूनिटरी फीचर्स. दैट इज सेंट्रल के हाथ में सब कुछ आ जाएगा. ओके, दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट फाउंड इन एनी अदर फेडरेशन. ओके, द नेक्स्ट इज सिंगल सिटीजनशिप. अभी देखो हमारा जो सिंगल सिटीजनशिप है, राइट, इंडिया में कैसा है कि ओनली अ सिंगल सिटीजनशिप, वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कनाडा में क्या है, दे हैव अडॉप्ट, कनाडा ने भी सिंगल सिटीजनशिप ही अडॉप्ट की है. लेकिन in spite of a dual polity, the constitution of India, like that of Canada, adopted single सिटीजनशिप. ड्यूअल पॉलिटी है, ड्यूअल पॉलिटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन सिटीजनशिप क्या है, बस एक ही है, इंडियन सिटीजन. दैट इज ओनली इंडियन सिटीजनशिप एंड नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप. All the citizens, irrespective of the state in which they are born or reside, enjoy the same rights all over the country. कहीं पर भी जाओ उनको सेम राइट्स मिलेंगे. लाइक यूएस स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, दे हैव ड्यूअल सिटीजनशिप. आपको ये याद रखना है, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस में ऐसे पूछा जाता है कि ड्यूअल सिटीजनशिप के एग्जांपल्स कौन से हैं. ओके, यू विल बी गिविंग द ऑप्शंस. आपको दिया जाता है ABCD, उसमें से आपको चूज करना है. तो बेटर है ना, आप ये आपको याद होना चाहिए कि यूएस स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ड्यूअल सिटीजन है. दैट इज नेशनल सिटीजनशिप और स्टेट सिटीजनशिप. ओके, द नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड जुडिशियरी. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. इंटीग्रेटेड मतलब क्या, दे आर मतलब वो जॉइंट है. लाइक सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पे है, उसके नीचे हाई कोर्ट आएगा. दिस सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट एनफोर्सेस बोथ द सेंट्रल लॉ एज वेल एज द स्टेट लॉज. ठीक है, हाई कोर्ट के नीचे फिर सबऑर्डिनेट आएंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आएंगे. तो वो क्या है, इंटीग्रेटेड जॉइंटली. लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है. इट हैज डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, दैट फेडरल लॉज आर एनफोर्स्ड बाय फेडरल जुडिशरी एंड स्टेट लॉज बाय स्टेट जुडिशरी. ओके, the next is all India services. In US, the federal government and the state government have their separate public services. ठीक है,
इन इंडिया ऑल्सो द सेंटर एंड द स्टेट्स हैव द सेपरेट पब्लिक सर्विसेज, जैसे कि सेंट्रल का जो भी है हम लोग क्या बोलते हैं, यूपीएससी बोलते हैं, और स्टेट्स के स्टेट सर्विसेज लाइक एसपीएससी. ओके, तो द members of this service are recruited and trained by the center, which also possess ultimate control over them. These services violate the principle of federalism. Point to be noted. ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस जो है ये क्या करती है, फेडरलिज्म की जो प्रिंसिपल है उसको वॉयलेट करती है, उसको मिसमैच करती है. ठीक है. The next is integrated audit machinery. The Comptroller and Auditor General of India audits the account of not only the central government but also those of states. है ना, कैग जो होता है वो इंडिया का भी ऑडिट करता है और मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका भी ऑडिट करता है और स्टेट्स के लिए भी वो ऑडिट करता है. His appointment and removal is done by whom? By the president without consulting the states. यहाँ पे स्टेट्स की कोई रजा मंजूरी ली नहीं जाती है. Hence, this office restricts the financial autonomy of the states. लेकिन अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में जो कंट्रोलर जनरल होता है ना, ही हैज़ नो रोल विथ रेस्पेक्ट टू द स्टेट्स. मतलब उसका बस काम क्या है, बस सेंटर का काम करो, स्टेट्स का उसका कोई लेना देना नहीं होता है. ओके, अभी देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट. हम लोग ये जो देख रहे हैं ना, यूनिटरी फीचर्स देख रहे हैं. ओके, the governor who is the head of the state is appointed by the president. He holds the office during the pleasure of president. He acts as an agent of the center, though through him the center exercise control over the states. लेकिन अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर एन इलेक्टेड हेड इन द स्टेट्स. इन दिस रेस्पेक्ट इंडिया ने किसका अडॉप्ट किया है, कैनेडियन. आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम जो गवर्नमेंट का जो हमारा अपॉइंटमेंट है, दैट इज टेकन फ्रॉम व्हाट, दैट इज टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, बट हमने अडॉप्ट किसका सिस्टम किया है, कैनेडियन सिस्टम किया है. ओके, इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी. तो द इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स इलेक्शंस नॉट ओनली फॉर द सेंट्रल लेजिस्लेचर, सिर्फ सेंट्रल के लिए ही नहीं बल्कि स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी ये कंडक्ट करते हैं. लेकिन यूएसए में क्या होता है, देर आर सेपरेट मशीनरीज फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शंस एट फेडरल एंड स्टेट लेवल्स. हम लोग यूएस को कंपेयर कर स्टडी कर रहे हैं. ओके, अभी हम देखेंगे सम क्रिटिकल इवैल्यूएशंस. तो केसी वेहर जो थे उन्होंने क्या बोला था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट कॉसी फेडरल. आपको ये मैच द फॉलोइंग में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. पॉल एप्लेवी ने क्या बोला था, इट इज़ एक्सट्रीमली फेडरल. मॉरिस जोन्स ने बोला था इट इज़ बार्गेनिंग फेडरलिज्म. आइवर जेनिंग्स ने बोला था फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी. ठीक है, ये आपको ये याद रखने होंगे. मैच द फॉलोइंग में कॉलम ए में दिया जाता है ये पर्सनैलिटीज, और कॉलम बी में उन्होंने कैसे इसको इवैल्यूएट किया है. ठीक है, ओके. तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग फेडरल फीचर्स आर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा है, बट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल फीचर है. अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर हमने अभी यूनिटरी में देखा था, राइट. तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जो है वो एक यूनिटरी में आता है. इंटीग्रेटेड जुडिशियरी भी यूनिटरी में आता है, बट बाय कैमरल लेजिस्लेचर एंड रिजिड गवर्नमेंट, दैट इज 1 and 4, दे आर द फेडरल फीचर्स. तो आपको ये चैप्टर से ये सीखना है कि हमारे फेडरल फीचर्स कौन से हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और हमारे यूनिटरी फीचर्स कौन से हैं. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द यूनिटरी फीचर. अभी यूनिटरी फीचर्स क्या है, बाय कैमरलिज्म तो यूनिटरी नहीं है, दैट इज फेडरल. अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज यूनिटरी एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी इज यूनिटरी. ओके, सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ये मैंने इसलिए लिए है बिकॉज यू शुड कम टू नो कि फेडरल फीचर्स और यूनिटरी फीचर्स क्या है. तो मैंने जैसे बोला था कि क्वेश्चन हमको पूछा जाता है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी कंट्रीज में होता है. सो इट इज इन स्वीडन एंड बेल्जियम. ओके, तो ऑप्शन नंबर 3. In federal government, the constitution is supreme. This is correct. In federal government, the constitution may be written or unwritten. ये भी correct है. In unitary government, there is no division of powers between center and states. ऐसा है क्या, नहीं है. There is a division of power, but जो भी हाथ में किसके रहता है, सेंटर के रहता है. And legislature may be bicameral or unicameral. Point to be noted. So this is 1, 3 and 4. Okay. So friends, this is all from my side. If you have any questions, please comment me in the comment section. Try to clarify your doubts. और जितने आप डाउट्स क्लियर करोगे ना, दैट विल बी हेल्पफुल इन योर स्टडीज़. और इसके नोट्स बनाइए, और आपको लेसन समझ में नहीं आया हो तो इसे दोबारा देखिए, सो दैट ऑल योर कंसेप्ट्स विल बी क्लियर.
हैंस टेक केयर। आप हम जो भी है आगे के नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे, विल बी कंटिन्यूइंग। सो टिल देन बाय बाय।